प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कक्षा 10 इंग्लिश का मॉडल पेपर नंबर 2 देखेंगे। मॉडल पेपर 1 है वो हमने पिछली क्लास में देखा था, जो इस चैनल पर प्ले लिस्ट के रूप में उपलब्ध है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। चलिए आज का सेशन कुछ मोटिवेशनल लाइनों के साथ शुरू करते हैं कि जीवन में कुछ पाने के लिए जिद और जुनून होना चाहिए, वरना उम्मीद तो हर कोई लगाकर बैठा है। जीवन में कुछ पाने के लिए जिद और जुनून होना चाहिए, वरना उम्मीद तो हर कोई लगाकर बैठा है। चलिए इसी जिद, जोश और जुनून को आगे बढ़ाते हैं, अपना सेशन शुरू करते हैं। इसमें आपका जो सेक्शन है वो अनसीन पैसेज से संबंधित होगा और इसमें आपके 15 नंबर के 2 पैसेज है वो पूछे जाएंगे। पहला पैसेज है वो 6 नंबर का रहने वाला है और इसमें आपके 6 प्रश्न है वो MCQ टाइप एबीसीडी में पूछे जाएंगे। पहला पैसेज है आपके वी टेक रोड्स इफ दे वर स्पेशली मींट फॉर अस ओनली, कि हम रोड का प्रयोग इस प्रकार करते हैं जैसे ये केवल हमारे लिए ही बनी हुई। वोलेशन ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स एंड ड्राइविंग रेसली आर कंसीडर्ड साइंस ऑफ कैलेंडरी, यानी कि यातायात नियमों का उल्लंघन और तेजी से ड्राइविंग करना है आजकल लोगों की एक परंपरा या धारणा बन चुकी है, लोगों की एक शान बन चुकी है। गैलेंट्री घाट होता है शान, यानी कि लोग है वो तेजी से ड्राइविंग करना अपनी शान समझते हैं, अपने को बड़ा समझते हैं। थो व्हेन रिक्वायर्ड सच गैलेंट्स प्राउड टू बी वेस्ट प्राउड, यद्यपि जब शान दिखाने के लिए कहा जाता है तो वह वो श्रेष्ठ कायर साबित होते हैं, यानी कि लोग है वो झूठा दिखावा करते हैं, अपने आप को तेज गाड़ी तेज दौड़ा के अपनी शान बताना चाहते हैं। द मॉडर्न यूथ टेक प्राइड इन ड्राइविंग एट ग्रेट स्पीड, जो आधुनिक युवा है वो तेज स्पीड में गाड़ी चलाकर है वो स्वयं को प्राउड महसूस करते हैं, स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। दे इग्नोर द बेसिक नॉर्म्स ऑफ ड्राइविंग सच एज हाउ एंड व्हेन टू ओवरटेक ए vehicle, when to take a turn, obeying the traffic signals, keeping the vehicle in order and smokeless driving in proper lines etc. वो है ये जो यातायात नियम है, सामान्य यातायात नियम है, उनका उल्लंघन करता है या इनको इग्नोर करता है, इनकी उपेक्षा करता है, जैसे कि कब और कैसे ओवरटेक करना है, वाहन को कब टर्न करना है और यातायात सिग्नल का पालन करना है और वाहन को है वो एक लाइन में चलाना है, इनकी वो उपेक्षा करता है, इनका पालन नहीं करते हैं। द रिजल्ट इज डेंजर टू लाइफ, इसका परिणाम ये होता है कि जो जीवन है वो खतरे में पड़ जाता है। इट इफेक्ट्स देम एंड आल्सो द अदर्स मूविंग अराउंड, ये उनको भी प्रभावित करता है, जो चलाने वाला ड्राइवर है उसको भी प्रभावित करता है और उसके आसपास में जो होते हैं उनको भी प्रभावित करता है। इन फैक्ट द मूवमेंट ऑन रोड्स हैज बिकम सो रिजिड एंड अनसेफ दैट इज अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम ऑफ मैनी ए सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग, ये जो मानव का तंत्रिका तंत्र है उसको विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। गॉड नोज व्हाट कैलेमिटी मे हैपन द नेक्स्ट मंथ, भगवान ही जानते हैं कि अगले क्षण कौन सी आपदा या विपदा घटित होती है। कैलेमिटी का अर्थ होता है आपदा या विपदा। इसमें आपके ये पैसेज है और इससे आपके 6 वो एबीसीडी के प्रश्न पूछ जाएंगे। पहला है हु टेक्स प्राइड इन ड्राइविंग एट ग्रेट स्पीड, कौन है वो तेज गाड़ी चलाकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसमें आपके पहला है द एंशिएंट यूथ, जो प्राचीन युवा है वो, और सी है द कोवर्ड यूथ, जो कायर युवा लोग है वो। दूसरा है द मॉडर्न यूथ, जो आधुनिक युवा है वो, या द सेंसिटिव यूथ, जो संवेदनशील युवा है वो। इसमें आपके ऑप्शन बी है वो सही होगा, जो आधुनिक युवा है वो गाड़ी को तेज भगा कर वो स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। दूसरा है वोलेशन ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स लीड्स टू, जो आपके यातायात नियमों का उल्लंघन है वो हमें किसकी ओर ले जा रहा है, डेंजर टू लाइफ, ये हमारे जीवन के लिए खतरनाक है। इसमें आपके ऑप्शन सी है वो सही होगा। अगला तीसरा है व्हाट इज कंसिडर्ड एज साइंस ऑफ गैलेंट्री, यानी कि कौन है वो एक शान के रूप में देखा जाने लगा है। ओबेइंग द ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना, या कीपिंग द व्हीकल इन ऑर्डर, वाहन को लाइन में रखना, या डी वोलेशन ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स एंड ड्राइविंग रेसली, यानी कि यातायात नियमों का उल्लंघन करना और तेजी से ड्राइविंग करना आज लोगों की एक शान बन चुका है। इसमें आपके ऑप्शन डी है वो सही होगा। आगे चौथा प्रश्न है व्हाट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम ऑफ मैनी सेंसिटिव बीइंग, जो संवेदनशील लोग हैं उनके तंत्रिका तंत्र पर किसका प्रभाव पड़ता है। ड्रेडेड एंड अनसेफ ट्रैफिक मूवमेंट, जो आपके ड्रेडेड और असुरक्षित यातायात मूवमेंट है उनका है और लोगों के तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। इसमें आपके ऑप्शन सी है वो सही होगा। आगे 5वां है चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज डिजास्टर, आपको डिजास्टर का सिमिलर वर्ड है वो ढूंढना है। डिजास्टर का अर्थ होता है आपके आपदा, इसमें आपदा का आपके सिमिलर वर्ड आया है वो है कैलेमिटी, इसमें आपका ऑप्शन बी है वो सही होगा कैलेमिटी। और अनसेफ का अर्थ होता है असुरक्षित, गैलेंट्री का अर्थ होता है शान और इग्नोर का उपेक्षा करना, इसमें आपके ऑप्शन बी सही होगा। आगे छठा प्रश्न है चूज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, आपके ये जो दिए गए उस पैसेज से इस ओबीडियंस का ऑपोजिट वर्ड है वो ढूंढना। ओबीडियंस का अर्थ होता है आज्ञाकारी या पालन करना और इसका आपके ऑपोजिट होगा वोलेशन, यानी कि उल्लंघन करना। इसमें ऑप्शन ए है वो सही होगा। यूथ का अर्थ होता है युवा, सेंसिटिव संवेदनशील, और कॉवर्ड यानी कायर। इस प्रकार आपके पहले प्रश्न में पैसेज से 6 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। अगला आपके दूसरा प्रश्न है वो भी पैसे से संबंधित रहने वाले, इसमें आपके 9 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। 7 प्रश्न है वो भाषा से संबंधित होंगे और 2 प्रश्न है आपके एक ऑपोजिट और एक सिमिलर होंगे, जो आपको इस पैसेज का हिंदी अनुवाद करके पढ़ के आप
कर सकते हो। इसमें पैसेज है, इट हैज बिकम कॉमन नॉलेज दैट योगा इज गुड फॉर यू। ये एक सामान्य ज्ञान की बात है कि योगा है वो हमारे लिए लाभदायक है। करंटली योगा इज बीइंग यूज्ड एज ए थेरेपी फॉर कैंसर, इनफर्टिलिटी, लंग डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंस डिजीज, इंसिम्नोनिया, हाई ब्लड प्रेशर एंड जॉइंट पेन। आजकल है वो वर्तमान समय में योगा है वो इन बीमारियों के लिए थेरेपी के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, जैसे कैंसर है, इनफर्टिलिटी है, फेफड़ों की बीमारी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, पार्किंस बीमारी है, इंसिम्नोनिया यानी अनिद्रा की स्थिति, लोगों को नींद नहीं आने की बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर जो हाई बीपी की बीमारी है, और जोड़ों का दर्द है। इसके लिए योगा है मुख्य रूप से थेरेपी का काम करता है। योगा इसका एक महत्वपूर्ण उपचार के रूप में जाना जाने लगा है। Yet there is very little awareness and understanding on exactly how yoga works even in the yoga and medical societies। आज का जो योगा और मेडिकल समुदाय है उसमें भी बहुत कम जागरूकता और समझ है कि योगा हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक, यानी कि लोगों में जागरूकता और योगा के प्रति समझ का अभाव है या कमी है। The key is to understand the relationship between stress, yoga and कुंजी। आपके जो तनाव है, योगा और बीमारी, इनके बीच के संबंध को समझने के लिए यहाँ एक कुंजी दी गई, यानी कि जो नीचे विवरण दिए गए वो आपके योगा, तनाव और बीमारी के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में बताया गया है। पहला है मेडिकल रिसर्च एस्टिमेट्स दैट एज मच एज 90% ऑफ इलनेस एंड डिजीज इज स्ट्रेस रिलेटेड। जो मेडिकल खोज है वो बताती है कि 90% बीमारियां हैं वो आपके स्ट्रेस यानी तनाव से संबंधित है, चिंता या टेंशन से संबंधित है। A few of many disease and conditions that have been linked to an overactive stress response include cardiovascular disease, depression, anxiety, some types of diabetes, mellitus, etc। यानी कि बहुत सारी बीमारियां जो तनाव से वो अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है या उनके बीच अंतर संबंध पाया जाता है, जिस प्रकार कार्डियोवास्कुलर बीमारी है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, विभिन्न प्रकार के डायबिटीज है, इनसे एक दूसरे से ये तनाव से संबंधित है। What we feel as stress is the product of the sympathetic nervous system। ये जो स्ट्रेस है वो हमारे नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, सहानुभूतिपूर्वक जो तंत्रिका तंत्र है उसका एक भाग है या उसका एक उत्पाद है। और द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स एंड ऑलमोस्ट instantaneous surge in the heart rate, cardiac output, blood pressure, sweating, shallow breathing and metabolism combined with the tensing of muscles internally, the fight or flight response shuts down digestion and elimination and reduced blood flow to the internal organs। जो हमारा स्ट्रेस है वो हमारे जो नाड़ियां हैं उसमें रक्त प्रवाह को कम कर देती है और हमारी ब्लड प्रेशर है उसको अनियंत्रित कर देती है, स्वेटिंग यानी पसीना आता है और हमारी जो सांस है वो फूलने लगती है, मेटाबॉलिज्म का होता है आपके चयापचय। इस प्रकार ये जो तनाव है वो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को भी प्रभावित करता है और टेंसिंग ऑफ मसल्स यानी मांसपेशियों में खिंचाव को भी प्रभावित करता है। शॉर्ट टर्म दिस स्ट्रेस रिएक्शन इज ए गुड थिंग। कम समय के लिए ये जो स्ट्रेस है वो एक अच्छी चीज है। द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स प्रिपेयर अस टू रिस्पॉन्ड टू एनी एनवायरमेंट थ्रेट बाय फाइटिंग अगेंस्ट इट और फ्लेइंग फ्रॉम इट। ये जो तनाव है वो हमारे लिए कुछ समय के लिए लाभदायक है, जैसे कि फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है वो हमें जो पर्यावरणीय कोई भी समस्या, जो पर्यावरणीय वायरस आता है उसके लिए तैयार करते हैं। जिस प्रकार कोई नया वायरस शरीर में प्रवेश करता है, जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र है उस वायरस को वहीं नष्ट कर देती है। ये जो तनाव कम समय के लिए तनाव है वो हमें शरीर को प्रतिरक्षा को मजबूत करने में सहायता करता है। बट लॉन्ग टर्म कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू stress is harmful, placing excess wear and tear on the body's system, severely limiting the body's natural maintenance and healing ability। लेकिन लंबे समय के लिए तनाव है हमारे शरीर के जो मेंटेनेंस पावर है उसको प्रभावित करता है, हमारे शरीर का जो मैनेजमेंट प्रबंधन है उसको प्रभावित करता है। क्रोनिक स्ट्रेस कैन लीड टू कंटिन्यूअसली हाई लेवल्स ऑफ कोर्टिसोल। जो आपके ये क्रोनिक स्ट्रेस है, ये जो कोर्टिसोल हार्मोन है उसका स्तर बढ़ा देता है। या दिस हार्मोन एट नॉर्मल लेवल हेल्प टू मेंटेन एन एक्टिव हेल्थी बॉडी। ये जो आपके कोर्टिसोल हार्मोन है ये हमारे शरीर को, इसका जब सामान्य स्तर होता है तो ये हमारे शरीर को एक्टिव और हेल्थी रखने में सहायता करता है, इंक्लूडिंग रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड प्रेशर। ये जो हमारे मेटाबॉलिज्म का तो चयापचय क्रिया और ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है। इस प्रकार ये जो हमारे शरीर का संपूर्ण तंत्र है उसको नियंत्रित करता है। इसमें आपके पहला प्रश्न है व्हाट परसेंट ऑफ इलनेस एंड डिजीज इज स्ट्रेस रिलेटेड। कितने प्रतिशत बीमारियां वो आपके स्ट्रेस से संबंधित है। इसमें आपका है 90% डिजीज आर रिलेटेड, 90% डिजीज इज रिलेटेड ऑफ इलनेस एंड डिजीज, यानी कि जो 90% बीमारियां है वो आपके स्ट्रेस से संबंधित है। दूसरा है व्हाट इज स्ट्रेस, यानी कि तनाव क्या, इसका आपके उत्तर होगा स्ट्रेस इज द प्रोटेक्ट ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ये जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र है इसका उत्तर है या इसका जवाब है या हमारे जो सहानुभूति युक्त तंत्रिका तंत्र है उसका एक उत्पाद है। तीसरा है व्हाट डज क्रोनिक
स्ट्रेस लीड टू, जो क्रोनिक स्ट्रेस है वो किसका लीड करता है, क्रोनिक स्ट्रेस लीड टू कंटिन्यूअसली हाई लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल, जो क्रोनिक स्ट्रेस है वो हमारे कॉर्टिसोल हार्मोन है उसका लेवल है वो हाई कर देता है या उसका लेवल बढ़ा देता है। चौथा प्रश्न है फॉर विच डिजीज इज योगा बीइंग यूज्ड एज ए थेरेपी, कौन सी बीमारियों के लिए योगा है वो थेरेपी के रूप में प्रयोग किया जाता है। योगा इज बीइंग यूज्ड एज ए थेरेपी फॉर कैंसर, इनफर्टिलिटी, लंग डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंस डिजीज, इंसिम्नोनिया, हाई ब्लड प्रेशर और जॉइंट पेन। जो आपके कैंसर है, इनफर्टिलिटी है, जो फेफड़ों की बीमारियां है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, पार्किंस बीमारी है, अनिद्रा है और उच्च रक्तचाप है यानी हाई बीपी है और जो जोड़ों का दर्द है उनके लिए योगा एक थेरेपी का काम करता है। उसके बाद पांचवा प्रश्न है हाउ इज लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हार्मफुल, किस प्रकार लंबे समय के लिए तनाव है वो नुकसानदायक होता है। इसका उत्तर होगा लॉन्ग टर्म स्ट्रेस causes excess wear and tear on the body's system and severely limits the body's natural maintenance and healing ability। जो लंबे समय तक तनाव होता है वो हमारे बॉडी के मैनेजमेंट सिस्टम को प्रभावित करता है। उसके बाद छठा प्रश्न है हाउ इज नॉर्मल लेवल ऑफ कोर्टिसोल हार्मोन यूजफुल, आपके जो कोर्टिसोल हार्मोन है उसका सामान्य स्तर है वो हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। इसका उत्तर होगा आपके नॉर्मल लेवल ऑफ कोर्टिसोल हार्मोन हेल्प्स टू मेंटेन एन एक्टिव एंड हेल्थी बॉडी। जो आपके कोर्टिसोल हार्मोन का सामान्य स्तर होता है वो हमारे शरीर को सक्रिय और स्वस्थ पर रखने में सहायता करता है, इंक्लूडिंग रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड प्रेशर। यहाँ तक कि हमारे जो शरीर की चाप क्रिया है जैसे पाचन, शोषण, उत्सर्जन इनको और बीपी को भी नियंत्रित करने में सहायता करता है। इसका सातवां प्रश्न है हाउ इज शॉर्ट टर्म स्ट्रेस ए गुड थिंग, किस प्रकार है कम समय के लिए जो होने वाला तनाव है वो एक अच्छी चीज है। ये जो आपके कम समय के लिए होने वाला तनाव है वो हमारे जो पर्यावरण में घटित होने वाले जो समस्या उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस इज ए गुड थिंग बिकॉज इट प्रिपेयर्स अस टू रिस्पॉन्ड टू एनी एनवायरमेंट थ्रेट बाय फाइटिंग अगेंस्ट इट और फलिंग फ्रॉम इट, यानी कि ये हमें जो हमारे पर्यावरणीय समस्या है उनसे लड़ने के लिए तैयार करता है और इनसे हमें छुटकारा भी दिलाता है। इस प्रकार आपके ये जो 7 प्रश्न है वो इस पैसेज से पूछे जाएंगे। और 8वां प्रश्न है राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज स्लीप डिसऑर्डर, यानी कि नींद नहीं आने की स्थिति, इसका आपको सिमिलर वर्ड ढूंढ कर लिखना है। समान अर्थ वाला जो शब्द है वो ढूंढ कर लिखना है। इसका आपके अर्थ होगा यानी कि अनिद्रा की स्थिति, इसका इंसोम्निया का आपके अर्थ होता है अनिद्रा, नींद नहीं आने की स्थिति। इसमें आपके सिमिलर वर्ड है वो ढूंढ कर लिखना है। नो है राइट द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, फर्टिलिटी का आपको ऑपोजिट लिखना है। इसका आपके आया है इनफर्टिलिटी, ये आपके दूसरी लाइन में आया है, ये आपके इसका ऑपोजिट होगा। इस प्रकार आपके इस पैसेज से 9 नंबर के प्रश्न है वो पूछे जाएंगे और दोनों पैसेजों से कुल मिलाकर 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला आपके जो सेक्शन बी है वो राइटिंग से संबंधित है। इसमें आपके लेटर, स्टोरी और पैराग्राफ से संबंधित होगा। इसमें तीसरा है यू आर जारा लिविंग इन पुणे, आपका नाम जारा है, आपको जो पत्र है उसमें अपना नाम नहीं लिखकर जो प्रश्न दिया वही लिखना है। इसमें आपके दिया आपका नाम जारा है और आप पुणे में रहते हो। योर फ्रेंड राधा है जो वन ए गोल्ड मेडल इन द स्टेट इंग्लिश डिबेट कॉम्पिटिशन, आपकी मित्र राधा ने वो स्टेट इंग्लिश राज्य स्तरीय इंग्लिश वाद विवाद प्रतियोगिता में एक गोल्ड मेडल जीता है। राइट ए लेटर टू कांग्रेचुलेट हर, उसको शुभकामनाएं भेजने के लिए एक पत्र लिखिए। और आप इन बिंदुओं की सहायता भी ले सकते हो कि आपको इसके बारे में कैसे पता चला, आप उनकी जो सक्सेस है उस पर शुभकामनाएं दीजिए या आपको कैसा अनुभव हुआ, आप इनकी सहायता ले सकते हैं। इसमें आपको जो लेटर है उसमें सबसे पहले अपना एड्रेस लिखना है, या आपके एड्रेस में नाम दिया है पुणे तो आपको पुणे ही लिखना है, अपने गाँव का नाम नहीं लिखना है। फिर उसके बाद डेट लिखनी है, फिर आप जिस मित्र को लिख रहे हो उसका नाम दिया तो आप नाम लिख सकते हो, या डियर फ्रेंड या डियर ब्रदर सिस्टर भी लिख सकते हो। उसके बाद आपको लिखना आई वॉज एक्सट्रीमली ग्लैड व्हेन योर मदर इन्फॉर्म्ड मी दैट यू हैड वॉन ए गोल्ड मेडल इन द स्टेट इंग्लिश डिबेट कॉम्पिटिशन विच वाज हेल्ड रिसेंटली, यानी कि मेरे को अत्यधिक खुशी हुई जब आपके माताजी ने बताया कि आपने राज्य स्तरीय इंग्लिश वाद विवाद प्रतियोगिता में है वो गोल्ड मेडल जीता है जो हाल ही में संपन्न हुई है। आई हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर ग्रैंड सक्सेस, मैं आपको इस आपकी मान उपलब्धि पर है वो हार्दिक शुभकामनाएं भेजता हूँ या भेजती हूँ। यू डिजर्व योर अचीवमेंट, आप अपनी उपलब्धियों को प्राप्त करो। आई फील सो यू हैव डेवलप्ड योर ओरेटरी स्किल्स सुपरबली, आई एक्सप्रेस माई हार्टलीस्ट गुड विशेज फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, मैं आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करती हूँ या करता हूँ। आई कोर्डियली इन्वाइट यू टू विजिट पुणे, मैं आपको पुणे का विजिट करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। विथ बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, आपके माता पिता को सादर प्रणाम। योर लविंग फ्रेंड, बाद में आपके यहाँ जो पर्सन नाम दिया आपका नाम जारा दिया तो आपको यहाँ जारा लिखना है। और इसके तो हम आपके एक और लेटर दिया होगा, यह आपके शिकायती पत्र होगा। यू आर आशा लिविंग एट 15 बजाज नगर जयपुर, आपका नाम आशा है और आप 15 नंबर घर बजाज नगर जयपुर में रहते हो। राइट ए लेटर टू द कलेक्ट्रेट ऑफ
कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेल्यूर ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। अपने जो जिला कलेक्टर है उनको एक पत्र लिखे कि परीक्षा के समय वो विद्युत का प्रवाह वो बाधित होता है या विद्युत की आपूर्ति नहीं होती, इसके कारण विद्यार्थियों को नुकसान होता है। इसका आपके उत्तर होगा 15 बजाज नगर जयपुर। ये आपके एड्रेस दिया है, सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, फिर उसके बाद दिनांक, फिर आप जिसको पत्र लिख रहे हो द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जयपुर, फिर आपको आप पहले सर या मैडम भी लिख सकते हो या सब्जेक्ट भी लिख सकते हो। सर है वो आप सब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हो या पहले भी लिख सकते हो, दोनों स्थिति में आपके सही माना जाएगा। और सब्जेक्ट है फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेल्यूर्स ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, यानी कि एग्जाम के समय वो बिजली की कटौती। With due respect, I would like to state that exam of schools are underway and the frequent electricity during exam time spoil the year-long labor of the student. It hinders their studies. The students are disturbed physically and mentally. यानी कि एग्जाम के टाइम में वो विद्युत की कटौती होने के कारण विद्यार्थियों की पूरे वर्ष भर की मेहनत है वो खराब हो जाती है और विद्यार्थी इसके कारण शारीरिक और मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो रहे हैं। It leaves a bad impact on their progress. ये उनकी प्रगति पर एक बुरा प्रभाव डाल रहा है। द अथॉरिटीज ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैव बीन रिक्वेस्टेड बट ऑल इन वैन। जो आपके राज्य विद्युत वितरण निगम है उनसे भी रिक्वेस्ट की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, ऑल इन वैन सब कुछ व्यर्थ में हुआ, कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। काइंडली टेक इमीडिएट स्टेप टू सेव द कैरियर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट। हजारों विद्यार्थियों का जीवन बचाने के लिए कृपया तुरंत कदम उठाइए या तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें। थैंकिंग यू, फिर आपको लिखना है योर्स फेथफुली, फिर पर्सन में आपका जो नाम दिया है वो लिखना है। यहाँ आपके योर्स फेथफुली लिखना है क्योंकि जो कलेक्टर है वो आपसे सीनियर है, इसलिए इसको आप में योर्स फेथफुली लिखना है। आगे आपके चौथा प्रश्न है वो स्टोरी से संबंधित होगा। इसमें आपके 2 स्टोरी दी होंगी और बीच में ये गाइडलाइन भी दी होगी कि आप कोई भी लाइन भूल जाते हैं तो आप यहाँ से याद कर सकते हो कि इसके बाद आपके कौन सी लाइन होगी। और स्टोरी है वो हमेशा आपको एक क्रम में लिखनी है और स्टोरी है वो पास्ट टेंस में ही लिखी जाती है। आपके 4 नंबर की रहने वाली 2 है, दोनों में से आपको कोई एक स्टोरी लिखनी है और स्टोरी के अंत में आपको मोरल है वो विशेष रूप से जरूर लिखना है। इसमें पहली स्टोरी है 4 फुलिश बुल्स, 4 मूर्ख बैल। देयर लिव्ड 4 बुल्स इन ए फॉरेस्ट। एक जंगल में 4 बैल रहते थे। दे वर फास्ट फ्रेंड, वे घनिष्ठ मित्र थे। देयर आल्सो लिव्ड ए लायन इन द सेम फॉरेस्ट। उसी जंगल में एक शेर भी रहता था। द बुल्स ऑलवेज लिव्ड टुगेदर, जो बैल है वो हमेशा साथ साथ रहते थे। सो द लायन कुड नॉट हार्म देम, इस कारण शेर उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। वन डे ही वेंट टू ए बुल एंड सेड, एक दिन शेर है वो एक बैल के पास गया और कहा द अदर बुल्स आर जेलस ऑफ यू, जो अन्य बैल है वो तेरे से घृणा करते हैं। दे ईट फ्रेश एंड ग्रीन ग्रास एंड लिव बैड ग्रास फॉर यू, वो ताजा और हरी घास खाते हैं और तेरे लिए बुरी घास है, खराब घास है वो छोड़ देते हैं। यू शुड लीव द अदर बुल्स एंड ईट फ्रेश ग्रास, आप है वो उन बैलों को छोड़कर है वो अच्छी ताजा घास खा सकते हो। द फुलिश बुल बिलीव्ड द लायन, जो आपके मूर्ख बैल था उसने शेर के ऊपर विश्वास कर लिया। नेक्स्ट डे ही वेंट फार अवे टू ईट ग्रास, अगले दिन है वहां से दूर चला गया ताजी घास खाने के लिए। द लायन अटैक्ड द बुल एंड किल्ड हिम, जो शेर था उसने उसके ऊपर आक्रमण किया और उसको मार दिया। आफ्टर सम डेज ही वेंट टू द अनदर बुल, कुछ समय बाद जो शेर है वो दूसरे बैल के पास गया एंड रिपीटेड द सेम वर्ड्स, और सेम बात कही। इन दिस वे द लायन किल्ड ऑल द बुल्स वन बाय वन, इसी तरह वो शेर ने सभी बैलों को मार दिया एक एक करके। इसका आपके मोरल होगा यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी कि संगठन में शक्ति है। इसके तो हम आपके स्टोरी है बेड कंपनी से संबंधित, जो बुरी संगति वाली स्टोरी है, जिसमें पिताजी और एक लड़के को एक सड़ा हुआ सेब है वो अन्य सेबों के साथ रखने के लिए कहते हैं। इसमें वंस से गुड बॉय फेल इन बेड कंपनी, एक बार है वो अच्छा लड़का बुरी संगति में फंस गया। ही डिसओबेड हिज फादर, वह अपने पिताजी की आज्ञा का पालन नहीं करता था। हिज फादर एडवाइज्ड हिम टू सम फ्रॉम द बेड कंपनी बट ऑल इज वेन, उसके पिताजी ने उसको बुरी संगति से निकलने के लिए या दूर हटने के लिए कहा, लेकिन सब कुछ व्यर्थ में हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। फादर डिसाइडेड टू टीच हिम ए लेसन, पिताजी ने उसको एक संकल्प सिखाने का निश्चय लिया। ही ब्रॉट सम एप्पल्स एंड आस्क्ड हिज सन टू पुट देम इन ए अलमारी, वो कुछ सेब खरीद कर लाया और उनको अलमारी में अपने पुत्र को अलमारी में रखने के लिए कहा। द बॉय नोटिस्ड वन रोटन एप्पल अमंग देम, लड़के ने देखा कि उनमें एक सड़ा हुआ सेब भी था। रोटन एप्पल का होता है सड़ा हुआ। नेक्स्ट डे ऑल द एप्पल वर रोटन, अगले दिन है वो सभी सेब है वो सड़ गए। द फादर शोड हिज सन हाउ ए बेड कंपनी लाइक ए रोटन एप्पल कुड स्पॉइल द अदर बॉयज, उसके पिताजी ने उसको बताया कि किस प्रकार है वो बुरी कंपनी एक सड़े हुए सेब की तरह
सभी लड़कों को बिगाड़ सकती है। जिस प्रकार एक सड़ा हुआ सेव सभी सेवों को सड़ा सकता है, तो एक बुरी कंपनी में एक खराब लड़का है वो सभी को बिगाड़ सकता है। 10 द फादर टॉच हिम ए लेसन, इस प्रकार पिताजी ने उसको एक पाठ सिखाया। द बॉय सेव अप द बेड कंपनी, लड़के ने वो बुरी कंपनी छोड़ दी। इसका आपके मोरल होगा बेटर अलोन देन इन बेड कंपनी, यानी कि बुरी संगति के बजाय अकेला रहना अच्छा। इस प्रकार आपके जो दो स्टोरी होगी दोनों में से एक को करना। आपको स्टोरी है वो हमेशा पास्ट टेंस में ही लिखनी और मोरल लिखना नहीं भूलना है। ये आपके दोनों ही अति महत्वपूर्ण स्टोरी आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती है, और एक आपके द ऑनेस्ट वुड कटर है वो भी पूछी जा सकती है। उसके बाद 5वां प्रश्न है राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 18 वर्ड्स ऑन द पिक्चर गिवन बिलो। ये भी आपके 4 नंबर का रहने वाला, और आपको ये जो चित्र है देखकर आपको 80 शब्दों में पैराग्राफ लिखना है। इसके अथवा में भी आपको एक पैराग्राफ लिखने का दिया हुआ होगा। ये आपके जो चित्र है वो ऑनलाइन एजुकेशन पर आधारित है, यानी कि जो ऑनलाइन शिक्षा पद्धति है उस पर आधारित है, और इसका आपके टाइटल होगा एजुकेशन एट योर डोर स्टॉप, यानी कि आपके द्वार पर शिक्षा या ऑनलाइन एजुकेशन। द पिक्चर शोज ए टीचर ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर, इस पिक्चर में एक टीचर को कंप्यूटर मॉनिटर में दिखाया गया है। सम बुक्स आर लाइंग इन ए पाइल ऑन द डेस्क, यहाँ पर कुछ पुस्तक है वो डेस्क पर रखी हुई है। विच शोज दैट टीचिंग इज गोइंग इन एन ऑनलाइन मोड, जो बताती है कि जो शिक्षा है वो ऑनलाइन मोड में दी जा रही है। एन कन्वेक्शन कैप ऑन द एज ऑफ द मॉनिटर डिस्पाइट ए डिग्री बीइंग अवॉर्डेड ऑनलाइन, इसमें एक कॉन्वेक्शन कैप भी बताई गई जो बताती है कि ऑनलाइन डिग्री भी दी जाती है। जो आपके कॉन्वेक्शन कैप है ये बताई जाती है कि ये ऑनलाइन पुरस्कार के रूप में डिग्री भी दी जाती है। ए डिग्री सीम्स टू बी हैंगिंग ऑन द वॉल बिहाइंड, एक डिग्री है वो दीवार पर टंगी हुई भी बताई जा रही है। आपके जो डिग्री है वो बताई जा रही है। आगे द एडवेंट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन हैज पुट वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एट द क्लिक ऑफ ए बटन ऑन ए इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस, एक इंटरनेट से जुड़े हुए डिवाइस में एक क्लिक पर है वो पूरे विश्व की शिक्षा बताई जा सकती है। MOOC हैव पुट courses from international institutional in ready reach and meet the challenges of access to a large extent। MOOC एक प्रोग्राम है उसके द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है उसकी शिक्षा भी दी जाती है। इस प्रकार आपको ऑनलाइन एजुकेशन पर 7 से 8 लाइन में पैराग्राफ है वो लिखना है। ये ऑनलाइन एजुकेशन वाला आपके अति महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। यहाँ पर कोई जो पेड़ लगाते हुए बच्चों के दृश्य भी दिखाए जा सकते हैं, या क्लासरूम का कोई चित्र भी दिया हुआ हो सकता है, या स्वच्छ भारत अभियान का भी दिया हो सकता है। आपको इन 3-4 पैराग्राफ है उनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसके अलावा में आपके यू आर दीपिका या दीपक यू विजिटेड ए लोकल फेयर विथ योर फ्रेंड्स, द फेयर एड वेरियस स्टॉल्स गेम्स एंड फूड आइटम्स। आप दीपिका या दीपक है और आपने है वो एक स्थानीय मेले का भ्रमण किया अपने दोस्तों के साथ, और मेले में वो विभिन्न प्रकार के स्टॉल गेम और खाने के आइटम थे। हाउ डिड यू फील अबाउट द फेयर, आपने वो मेले में कैसा अनुभव किया। एंड व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग डिड यू सी देयर, आपने वहां पर क्या इंटरेस्टिंग वस्तु देखी। राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स, आपको 80 शब्दों में पैराग्राफ लिखना है। ये आपके या तो आप ये चित्र देकर पैराग्राफ लिख सकते हो, या आपके इसके अथवा में जो दिया आप वो भी लिख सकते हो। आप इसकी शुरुआत इस प्रकार कर सकते हो, आपके ये बिंदु भी दिए गए। ये आपके होगा ए लोकल फेयर, एक स्थानीय मेला। आई एम दीपिका, आई एम इन क्लास 10th, वन डे आई वेंट टू ए लोकल फेयर विथ माई फ्रेंड्स। मैं क्लास 10 की विद्यार्थी दीपिका या दीपक हूँ, मैं है अपने दोस्तों के साथ स्थानीय मेले का भ्रमण करने गया या गई। द फेयर वाज कलरफुल एंड फुल ऑफ एक्साइटमेंट, जो मेला था वो रंग बिरंगा और उत्साहपूर्ण था। वी सो वेरियस स्टॉल्स सेलिंग टॉयज क्लोथ्स एंड डिलीशियस फूड, हमने वो विभिन्न प्रकार के स्टॉल देखे जहाँ पर खिलौने बेचे जा रहे थे, कपड़े बेचे जा रहे थे, और डिलीशियस फूड यानी स्वादिष्ट भोजन के व्यंजन भी बेचे जा रहे थे। देयर वर फन गेम्स लाइक रिंग टॉस, वहां पर है वो फन गेम्स थे जैसे रिंग टॉस है। एंड ए गेंट वेल दैट वी एंजॉयड राइडिंग, वहां पर एक पहिया भी घूम रहा था जिसका हमने आनंद लिया। द एयर वाज फिल्ड विथ म्यूजिक एंड लॉफ्टर, जो हवा है वो संगीत और हंसी खुशी की आवाज के साथ भरी हुई थी। आई फेल्ट हैप्पी टू बी देयर, मुझे वहाँ खुशी का अनुभव हुआ। एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स एंड एंजॉइंग द लिवली एटमॉस्फेयर विथ माय फ्रेंड्स, मेरे मित्रों के साथ जो आपके सजीव वातावरण था उसमें मुझे उसका मैंने आनंद उठाया और नई वस्तुओं को देखा। इट वाज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, ये एक नहीं भूलने के समान अनुभव था। ये जो अनुभव था मैं उसे कभी भूल नहीं सकता या भूल नहीं सकती। इस प्रकार आपको पैराग्राफ 7 से 8 लाइन में लिखना है। उसके बाद सेक्शन सी है वो ग्रामर से संबंधित, अगर इसमें आपके जो ग्रामर के टॉपिक है उसे प्रश्न पूछे जाएंगे। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, टेंस है, इनसे संबंधित। छठा प्रश्न है वो आपके टेंस से संबंधित रहने वाला है। इसमें आपके वर्ब दी हुई होगी और आपको टेंस के अकॉर्डिंग उस वर्ब का प्रयोग करना है। इसमें पहला है द अर्थ खालिजगा अराउंड द सन, इसमें आपको रिवॉल्व वर्ड
वर्ब का प्रयोग करना ये टेंस के हिसाब से। जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये आपके यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है। इसलिए इसमें आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होगा और प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमेशा सिंगुलर के साथ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाया जाता है, इसलिए इसमें आपके होगा द अर्थ है वो सिंगुलर है, इसके अर्थ में आपके होगा रिवॉल्व्स। उसके बाद दूसरा प्रियंका खालिदा ऑल द क्वेश्चंस परफेक्टली, द पैनल हैड टू सेलेक्टर। इसमें आपको वर्ब का प्रयोग करना है आंसर, और आंसर है और टेंस के हिसाब से प्रयोग करना है। इसमें आपके दूसरे सेंटेंस में हेड आया, हेड हमेशा पास्ट टेंस में आता है, इसलिए आपके आंसर के साथ भी पास्ट टेंस का प्रयोग करना और पास्ट टेंस में आपके आंसर का होगा आंसर। प्रियंका आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन परफेक्टली, द पैनल हैड टू सेलेक्टर, कि प्रियंका ने वो सभी प्रश्नों के उत्तर है एकदम परफेक्ट या सही दिए, इस कारण पैनल ने उसको सिलेक्ट कर लिया। आगे इसी का बी पार्ट है, ये भी आपके टेंस से संबंधित है और ये आपके एबीसीडी के रूप में 4 वर्ब दिए होंगे, आपको उनमें सही चूज करना है। सी खालिदा 5 लेटर सिंस ब्रेकफास्ट, यहाँ पर आपके सिंस आया और सिंस के अर्थ में वो हमेशा एज या हैव का प्रयोग ही होता है और सिंस में आपके होगा एज रिटन, और यहाँ पर सी है वो सिंगुलर है इसलिए एज का प्रयोग होगा, और यदि प्लूरल होता तो आपके हैव का प्रयोग होता है, इसमें आपके होगा एज रिटन, ऑप्शन सी है वो सही होगा। आगे चौथा है लकीली द ड्राइवर सो हिम एंड खालिदा द बस, यानी कि भाग्य से ड्राइवर ने उनको देखा और खालिदा द बस। यहाँ सो आया है, सो आपके पास्ट टेंस का, इसमें आपके पास्ट टेंस की एक ही वर्ब है स्टॉप्ड, इसलिए इसमें आपके स्टॉप्ड होगा, ऑप्शन सी है वो सही होगा। भाग्यवश है वो ड्राइवर ने देखा और बस को रोक दिया। उसके बाद आपके सातों प्रश्न है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, आपको इन सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। इसमें पहला है ग्रैनी सेड टू द बॉयज आर यू रेडी फीलिंग स्लीपी, इसका आपके इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा ग्रैनी आस्क्ड द बॉयज, सेड टू का आपके बनेगा आस्क्ड, और ये जुड़ेगा हमेशा कंबाइंड इफ से दे वर ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी, और अंत में आपके क्वेश्चन मार्क है वो हट जाएगा। दूसरा हर मदर सेड टू हर व्हाई शुड यू क्राई, इसका आपके बनेगा हर मदर सेड टू का बनेगा आस्क्ड हर, और ये आपके व्हाई से डब्ल्यूएच वर्ड से जुड़ेगा शी वुड क्राई, और क्वेश्चन मार्क है वो हट जाएगा। इस प्रकार आपको जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के रूल है उनका ध्यान में रखते हुए आपको इसको चेंज करना है। आगे 8वां प्रश्न है आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित है, इसमें आपके सब्जेक्ट के आधार पर वर्ब का प्रयोग करना है, जो आपके सब्जेक्ट जिस टेंस का है उसी टेंस में हो या वाक्य का भाव है उसी टेंस में वर्ब का प्रयोग करना है, और सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही लगाने। इसमें ही स्लैम्स द डोर एंड इट, इसमें आपके ही है वो सिंगुलर है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर में आएगी, और सिंगुलर है वो इसमें लॉक्स या सिंगुलर वर्ब के साथ एस या ईएस आता है। दूसरा है वन ऑफ द फेमस पेपर्स खालिदा आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसमें आपके वन ऑफ द फेमस पेपर यानी कि जितने भी प्रसिद्ध पत्र है उनमें से एक ही बात की जा रही है, एक है तो में आपके हमेशा सिंगुलर होता है, और सिंगुलर में है वो वाज का प्रयोग होता है और प्लूरल में वर का प्रयोग होता है, इसमें आपके वाज का प्रयोग होगा। आगे 9वां प्रश्न है चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, आपको ये जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस है इनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसमें पहला है माई मदर हेल्प्स मी डेली एंड माई वर्क, मेरी माता जो है मेरे डेली के कार्य में हेल्प करती है। आई एम हेल्प डेली इन माई वर्क बाई माई मदर, इसमें आपके पैसिव वॉइस में हमेशा बाई का प्रयोग है वो जरूर करना है। ये आपके जो आगे आज्ञा तक वाक्य इसमें आपको आज्ञा दी है, इसमें आपके बाई का प्रयोग नहीं होगा। वी मस्ट ऑब्जर्व ट्रैफिक रूल्स, इसमें आपके होगा ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी ऑब्जर्व, यानी कि ट्रैफिक रूल्स को पालना करनी चाहिए। आगे 10वां प्रश्न है वो आपके क्वेश्चन फ्रेम से संबंधित है, इसमें आपके उत्तर दिया होगा, आपको उनका क्वेश्चन है वो बनाना है, और क्वेश्चन वर्ड का स्टार्टिंग है या क्वेश्चन वर्ड है वो आपके एग्जाम में पहला वर्ड है वो दिया हुआ होगा, इसमें आपके वर्ड से क्वेश्चन बनाना है। ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल टू टेस्टेड कोरोना, वो है कोरोना का टेस्ट कराने के लिए हॉस्पिटल गई, तो इसका आपके हिंदी में होगा कि वह कोरोना का टेस्ट कराने के लिए कहाँ गया या वह कहाँ गया, इसका आप होगा वर इज ही गोइंग, वह कहाँ गया, और अंत में आपको क्वेश्चन मार्क है वो जरूर लगाना है। दूसरा एड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो, यहाँ पर आपको क्वेश्चन टैग का प्रयोग करना है, या आपके यदि पॉजिटिव आया तो आपको नेगेटिव करना है, या आर आया तो आर नोट करना है और आपके जो सब्जेक्ट है वो लिखना है, और यदि यहाँ पर नेगेटिव आया यहाँ आपके नोट आया है तो आपको सिर्फ है वो आर का ही प्रयोग करना है, या आर नहीं आया तो आपको आर नोट वी और फिर क्वेश्चन मार्क है वो जरूर लगाना है। क्वेश्चन है वो ग्रामर के नियमों के अनुसार होंगे और आपको ग्रामर के नियम है वो विशेष रूप से याद होने चाहिए। जो सेक्शन डी है वो आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित रहेगा, और इसमें भी आपके 11 प्रश्न है वो इसमें पैसेज दिया होगा, और पैसेज में से आपके प्रश्न दिए होंगे, ये आपके पैसेज है वो पाठ्य पुस्तक से आएगा। इसमें ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, यानी कि उद्घाटन के दिन आई वाज ओवरवेल्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इतिहास के दृश्य से घिरा हुआ था। विद द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, ये जो आपके 20वीं शताब्दी थी उसका प्रथम दशक था। ए फ्यू वर्ष आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार एंड आफ्टर माई ओन ब्रीथ, मेरे है वो कुछ वर्षों के बाद जो
एक कड़वा युद्ध था, एंग्लो बियर युद्ध था, उसके कड़वे अनुभव के बाद और मेरे जन्म के बाद द व्हाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका फेस्ड अप द डिफरेंस एंड erected a system of racial domination against the dark skinned people of their own land. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman, ये जो गोरे लोग थे वो काले लोगों पर जो कृत्य कर रहे थे वो एक अमानवीय थे सोसाइटीज द वर्ल्ड एज इवन नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। अब है वो 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में एंड माई ओवन 8th डिकेड यानी कि मेरे 8वें दशक यानी मैं जो आपके नेल्सन मंडेला है उसकी आयु 80 वर्ष हो चुकी थी। एज ए मैन दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉरवर्ड एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। उसके बाद है वो पूरा तख्ता पलट किया गया यानी कि सब पूरी व्यवस्था में परिवर्तन किया गया और उसके स्थान पर एक ऐसी व्यवस्था लागू की गई जो लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता से संबंधित थी रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। उनकी जो त्वचा के रंग के बजाय they had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। जो लोग इसमें है वो लोगों ने अपना अकल्पनीय बलिदान दिया उसके लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा और उनका वो कभी भी मूल्य चुकाया नहीं जा सकता। इस प्रकार आपके जो नेल्सन मंडेला वाला पार्ट है उससे आपके ये पैसेज लिए गए। इसमें बताया गया कि पहले काले लोगों पर गोरे लोग अत्याचार करते थे लेकिन वर्तमान में वो ऐसे संसार में जी रहे हैं जहाँ पर लोग है वो अपनी त्वचा के अधिक रंग के बिना है वो एक दूसरे के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। इसमें आपके पहला प्रश्न है व्हाट हैपेंड इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। जो 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में क्या घटित हुआ था। established they recognize the rights and freedoms of all people. A most human society was formed. Equal rights were given to a system of racial domination against the dark skinned people of South Africa was erected. इसमें आपके ऑप्शन डी है वो सही होगा कि जो साउथ अफ्रीका में वो काली चमड़ी के लोग थे उनके साथ है वो अत्याचार किया जा रहा था। डोमिनेशन का अर्थ होता है आपके अत्याचार या रंग भेद की नीति। दूसरा प्रश्न है व्हाट हैपेंड इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। जो 20वीं शताब्दी उसके अंतिम दशक में क्या घटित हो रहा था। द सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन वाज ओवरटर्न, द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल वर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन ए आर्टिस्ट मोस्ट इमेन सोसाइटी वाज फॉर्म्ड। और डी है बोथ ए एंड बी। इसमें आपके ऑप्शन डी है वो सही होगा कि ए और बी है वो दोनों सही होगा। जो आपके रंग भेद की नीति थी उसको पूरी तरह पलट दिया गया और लोग है वो अपने अधिकार और स्वतंत्रता के साथ जी रहे हैं चाहे उसकी त्वचा का रंग कैसा भी हो, अपनी त्वचा के रंग से मेल खाते हुए बिना। उसके बाद तीसरा प्रश्न है व्हाट डज मंडेला मीन बाय माय पीपल। मंडेला के लिए मेरे लोगों से क्या तात्पर्य। द ब्लैक यानी कि जो काली चमड़ी वाले लोग हैं या जो काले लोग हैं वो मंडेला के लिए माय पीपल यानी मंडेला खुद है वो एक अश्वेत दक्षिण अफ्रीकी नागरिक थे। इसमें आपके ऑप्शन बी है वो सही होगा। चौथा है वाई वाज मंडेला और वेलमेड विथ ए सेंस ऑफ हिस्ट्री। मंडेला है वो किस प्रकार की एक हिस्ट्री से घिरे हुए थे। इसमें आपके होगा मंडेला वाज और हेलमेट विथ ए सेंस ऑफ हिस्ट्री बिकॉज द सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड इट कम टू एंड इन द लास्ट डिकेड ऑफ द सेम सेंचुरी। यानी कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो दक्षिण अफ्रीका है वो रंग भेद की नीति से ग्रस्त था और जो काले लोग थे उन पर अत्याचार किया जा रहा था। लेकिन 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में वो पूरी व्यवस्था परिवर्तन हो गई और लोग है वो अपनी स्वतंत्रता का अधिकार के साथ जी रहे थे। उसके बाद हाउ ओल्ड वाज नेल्सन मंडेला व्हेन ही बिकम प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन 1994। यानी कि जब 1954 में नेल्सन मंडेला है वो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने तब उनकी उम्र कितनी थी। तब उनकी उम्र है वो 18 ईयर थी या उन्होंने बताया 8 डिकेड यानी 8 दशक होता है आपके 80 वर्ष। एक दशक में 10 वर्ष होते हैं। इसके बाद छठा प्रश्न है राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। बहादुरी का आपको सिमिलर वर्ड है वो इस पैसेज से ढूंढकर बताना है। इसका आपके सिमिलर वर्ड होगा क्रेज यानी कि साहस। ये आपके बहादुरी का सिमिलर वर्ड होगा। इस प्रकार आपके इस पैसेज में से वो 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके अथवा में एक है वो पैसेज और दिया होगा। आपको उन दोनों में से किसी एक करना है। ये 6 प्रश्न या तो ऊपर वाले के या नीचे वाले जो आपको इजी लगता है आपको उनको करना है। या आप अथवा वाले करते हो तो आपको सबसे पहले प्रश्न में स्टार्टिंग में और या अथवा लिखकर करना है कि ये जो पैसेज या प्रश्न है वो अथवा वाला है। या आपके अथवा वाला पैसेज विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall। ये जो आपके लेंचो वाला पार्ट है लेटर टू गॉड उसे लिए गए। इसमें बताया गया है कि लेंचो है वो अपनी फसल जो मक्के की पकी हुई फसल थी उसको देख रहे वो खुशी था लेकिन कुछ ही पल में वो बरसात स्टार्ट हो गई जो हेलस्टोन यानी कि ओले गिरने शुरू हुए। दीज ट्रूली Did resemble new silver coins। वो है पहले उसको चांदी के सिक्के के समान लगा। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। तो बच्चा है वो बर्फ के गोलों को इकट्ठा करने के लिए बाहर गया। It is really getting bad now। लेंसो ने बताया कि अब बुरा हो रहा है। I hope it passes quickly। मैं आशा करता हूँ ये जल्दी गुजर जाएगा। It did not pass quickly। लेकिन वह
जल्दी नहीं गुजरा। फोर एन और द हेल ट्रेंड ऑन द हाउस। 1 घंटे तक ओले घर पर गिरते रहे। द गार्डन एंड द हिल साइड द कॉर्नफील्ड ऑन द ओल वैली। पूरी घाटी पर है वो 1 घंटे तक ओले गिरते रहे, यहाँ तक कि गार्डन में, उसके घर के ऊपर और जो पहाड़ी की तरफ है और उसके मक्के के खेत की तरफ। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट। जो खेत था वो पूरा का पूरा सफेद हो गया जैसे वो नमक से ढका गया। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। पेड़ों पर कोई भी पत्ता नहीं बचा था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो मक्का है वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। जो पौधे थे उनसे वो फूल झड़ गए थे। लेंसो's soul was filled with sadness। लेंसो की आत्मा वो दुख से भर गई है। लेंसो की आत्मा दुखी हुई। when the storm had passed he stood in the middle of the field and said to his sons a plague of locusts would have left more than this। वो है लेंसो अपने खेत के बीचों बीच खड़ा होकर अपने लड़के से कहने लगा कि ये प्लेग ऑफ लोकट्स, यानी कि जो आपके टिड्डियों का दल होता है वो भी इसे नुकसान कम करता है इतना, तो वो टिड्डियों का दल भी छोड़ जाता। द हेल हैज लेफ्ट नेटिंग। जो आपके ओले थे उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। इसमें सबसे पहला हु रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन। आपके संतुष्टिजनक भाव से वो खेत को कौन देख रहा था? इसमें आपके ऑप्शन डी है वो सही होगा। लेंसो है वो संतुष्टिजनक भाव से खेत को देख रहा था। दूसरा है लेंसो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस। लेंसो की आत्मा है वो दुखी हो गई। क्यों? ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, यानी कि पेड़ पर एक पत्ता बचा इसलिए। या ए प्लेग ऑफ लोकट्स हैड डिस्ट्रॉयड हिज कॉर्न। एक टिड्डियों के दल ने उसका जो मक्के का खेत है वो खराब कर दिया। द स्टॉर्म हैड पास्ड। जो तूफान है वो गुजर गया। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेल, यानी कि जो मक्का की फसल थी वो पूरी की पूरी है वो हेल, यानी जो ओलावृष्टि थी या अतिवृष्टि थी उसके द्वारा वो खराब कर दी गई। इसमें आपके ऑप्शन डी है वो सही होगा। पहले में भी डी सही होगा, दूसरे में भी डी सही होगा। तीसरा व्हाट डिड लेंसो फियर आफ्टर द कॉर्न हैड डिस्ट्रॉयड। लेंसो को है किस बात का भय था कि मक्का खराब होने के बाद किस बात का भय था? ही फियर दैट हिज फैमिली वुड गो हंग्री दैट ईयर। उसको भय था कि उसका परिवार इस वर्ष भूखा रहेगा। ही फियर दैट लोकस्ट वुड डिस्ट्रॉय हिज कॉर्न द फॉलोइंग ईयर्स। उसको भय था कि अगले वर्ष भी टिड्डियों का दल उसका मक्का खराब कर देगा। तीसरा ही फियर दैट हिज फ्रेंड्स वुड नॉट हेल्प। उसको है वो भय था कि उसके मित्र उसकी सहायता नहीं करेंगे। चौथा है वो ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उनको है वो इन सभी बातों का भय था। इसमें आपके ऑप्शन डी है वो सही होगा। आगे चौथा प्रश्न है व्हाट वर लेंसो फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप। जब आपके अतिवृष्टि या बरसात रुकी तो लेंसो की क्या फीलिंग थी? इसमें आपके लेंसो फील्ड all their works had come to nothing and they would all get hungry that year। लेंसो की फीलिंग थी कि अब कुछ नहीं बचा है, उनके पास कोई भी काम नहीं है और वह पूरे वर्ष भूखे रहेंगे। इसके बाद आपके पांचों which two forces mentioned in the passage can destroy crops। इसमें वो किन दो बल्कि दो वस्तुओं के बारे में बताया गया है जो फसल को नष्ट कर सकते हैं। इसमें आपके एक तो बताया गया है टिड्डियों के बारे में और एक द फोर्सेज मेंशन्ड इन द पैसेज दैट कैन डिस्ट्रॉय क्रॉप्स आर हेल्स एंड ए प्लेग ऑफ लोकट्स, यानी कि टिड्डियों का दल और आपके अतिवृष्टि और फसल को नष्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें छठा प्रश्न है राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द अग, यानी कि विशाल का आपको अर्थ बताना। इसमें आपके आया हुआ है लार्ज, जो कि आपके इसका सिमिलर वर्ड है वो है। उसके बाद आपके जो 12 प्रश्न है वो आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20-30 वर्ड्स, यानी कि इसमें जो आपके जितने भी प्रश्न दिए उनमें से किसी 3 का उत्तर लिखना है आपको 20 से 30 वर्ड्स, यानी 2 से 3 लाइन में उत्तर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का होगा। यहाँ आपके 4 दिए हुए, चारों में से कोई 3 का उत्तर है वो लिखना है। इसमें पहला हाउ डिड द फैमिली सपोर्ट द यंग सीगल व्हेन ही वाज मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। जब जो यंग सीगल था उसने अपनी पहली उड़ान भरी तो उसके परिवार ने उसका सहयोग किस प्रकार किया? इसका है हिज मदर स्वीप्ड पास्ट हिम, हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, हिज 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लू अराउंड हिम क्रोटिंग बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइव्स। उसकी जो माता है उसने उसको पहले पुकारा, फिर पिताजी है उसके थोड़े पास में आकर उड़ने लगे और उसके दोनों भाई और बहन है वो भी उसके आसपास में उड़ने लगे। इस प्रकार उसके परिवार ने इसका सहयोग किया। इसका दूसरा व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन। द ब्लैक एरोप्लेन स्टोरी है उससे आपको क्या सीख मिलती है? फर्स्ट कैलकुलेटेड रिस्क कैन बी टेकन, यानी कि रिस्क है वो जितनी हो सके उतनी लेनी चाहिए। सेकंड क्विक एंड करेक्ट डिसीजन मेकिंग हेल्प्स टू ओवरकम डिफिकल्टीज। तुरंत निर्णय लेना है और जो सही निर्णय लेना है वो हमें हमारे जो संशय है उनसे जीत दिला सकते हैं या हम अपनी समस्याओं पर विजय पा सकते हैं तुरंत और सही निर्णय लेकर। और इसकी तीसरी सीख है पेशेंस शुड बी ऑब्जर्व्ड, यानी कि धैर्य भी होना चाहिए। फाइनली है नो टू फील स्कैर्ड, हमें वो कभी भी बहादुर महसूस नहीं करना चाहिए या अपने आप को भगवान नहीं मानना चाहिए। तीसरा है व्हाट मेक्स राइटिंग इन ए डायरी ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रेंड। एनी फ्रेंड के लिए जो डायरी लिखना है वो एक अजनबी अनुभव क्यों था? इसका आपके उत्तर होगा एनी फ्रेंड वाज नॉट इन द हैबिट ऑफ राइटिंग हर थॉट्स और फीलिंग ऑन पेपर। एनी फ्रेंड के लिए वो आपके पेपर पर लिखना, अपने विचारों को पेपर पर लिखना उसकी आदत में नहीं था। हर थॉट दैट later on no one would be interested in the machines of 13-year-old
स्कूल गर्ल मेड इट ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, यानी कि उसको लग रहा था कि 13 वर्ष की एक स्कूल जाने वाली लड़की के विचारों को कौन पढ़ेगा, ये उसके लिए एक अजनबी अनुभव था। उसके बाद चौथा प्रश्न है, वाज लेंसो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद द मनी इन इट, भाई लेंसो है वो, नो लेंसो वाज नॉट सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फ्रॉम विथ मनी इन इट, नहीं लेंसो है वो आश्चर्यचकित नहीं हुआ अपने पत्र और उसके साथ पैसे पाकर, ही वाज श्योर दैट गॉड विड सर्टेनली सेंड हिम मनी, वह आश्वस्त था कि भगवान है उसको निश्चित रूप से पैसे भेजेंगे, इसलिए वो लेटर के साथ पैसे पाकर है वो आश्चर्यचकित नहीं हुआ। इस प्रकार आपको इन चारों में से किसी तीन का उत्तर है वो लिखना है। उसके बाद 13वां प्रश्न है, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, आपको 80 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। 7 से 8 लाइन में, यह आपके 5 नंबर के रहने वाला और जो दो दिए हैं दोनों में से किसी एक का लिखना है। इसमें पहला है, हाउ कैन यू से दैट लेंसो हैड एन अनफ्लिंचिंग फेथ इन गॉड, आप कैसे कह सकते हैं कि लेंसो की है वो भगवान में एक आस्था थी, ये रिलेटेड टू गॉड पार्ट है उससे आपके लिए गए। दूसरा, द साइट ऑफ द फूड मेड हिम व्हाट डज दिस सजेस्ट, व्हाट कंपेयर्ड द यंग सीगल टू फाइनल फ्लाइट, जो भोजन का दृश्य था उसने उसको उड़ने के लिए बाध्य किया गया, आप किस प्रकार कह सकते हैं, और इसमें जो यंग सीगल है वो अंत में किस प्रकार उड़ा, इज फर्स्ट फ्लाइट इस लेसन से आपके लिए गए। आपको दोनों में से किसी एक का करना है। इसमें पहला है, लेंसोज क्रॉप वाज कंप्लीटली रूइंड बाय द हेलस्टोन, लेंसो की जो फसल थी वो पूरी तरह वो अतिवृष्टि या ओलों ने नष्ट कर दी थी। एट सच ए मोमेंट ही रिमेंबर्ड द डिक्टम दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन उसने सुना था कि कोई भी है वो भूख से मरता नहीं। इट मीन्स दैट गॉड प्रोवाइडेड फॉर ऑल हिज क्रीचर्स, इसका मानना था कि भगवान है वो सभी अपनी सभी कृत्यों के लिए वो भोजन प्रदान करता है, यानी कि भगवान ने जिसको चौंस दी उसको खाना भी देता है। इज ओनली होप ले इन गॉड्स हेल्प, उसकी है वो एक मात्र भगवान की सहायता में आशा थी। ही रोट ए लेटर टू गॉड डिस्क्राइबिंग द ट्रबल ही वाज इन एंड आस्किंग फॉर 100 pesos इन ऑर्डर टू शो हिज फील्ड अगेन, उसने भगवान को अपनी पूरी समस्या का वर्णन करते हुए पत्र लिखा और भगवान से 100 पैसे वो मांगे ताकि वह अपने फसल है वो दोबारा बोल सके। ही रिसीव्ड 70 पैसे, लेकिन उसको है वो 70 पैसे प्राप्त हुए। ही शोड नो सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेकिन वह उसको देख आश्चर्यचकित नहीं हुआ। दिस शोज इन अनफ्लिंचिंग फेथ इन गॉड, ये उसकी भगवान में वो आस्था को प्रदर्शित करता है। नॉट ओनली दिस, ही रोट अनदर लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर द रेस्ट ऑफ द मनी, इसके बजाय उसने भगवान को जो शेष रुपए थे उसके लिए भी पत्र लिखा कि 30 रुपए वो मेरे को प्राप्त नहीं हुए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लेंसो की भगवान में वो आस्था थी। इसका आपके दूसरा है कि किस प्रकार भोजन के दृश्य ने उसको उड़ने के लिए बाध्य किया। इसका आपके होगा, दिस सजेस्ट दैट द यंग सीगल वाज एक्सट्रीमली हंग्री, ये प्रदर्शित करता है कि जो यंग सीगल है वो बहुत अत्यधिक भूखा था। ही हैडंट ईटन एनीथिंग फॉर द लास्ट 24 आवर्स, उसने पिछले 24 घंटों से कुछ नहीं खाया। he uttered a joyful scream when his mother picked up a piece of fish and flew across him it, ये एक बहुत ही शानदार दृश्य था जब उसकी माता ने उसको एक भोजन का निवाला देना खिलाने के लिए पास गई, लेकिन वह वापस उड़ गई ताकि यंग सीगल है उसके पीछे उड़ सके। His dive at the fish caused him to fall outward and downward, उसने वो जो आपके मछली का टुकड़ा था उसने उसको इधर उधर उड़ने के लिए बाध्य किया। इट कंप्लीट हिम टू फ्लैप हिज विंग्स, उसने अपनी जो पंख है वो खोले और अपने डर को दूर किया। कॉन्स्टेंटली ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस प्रकार है वो अपनी प्रथम उड़ान को सफल बना सका, प्रथम बार उड़ा, वो है भोजन के कारण है वो प्रथम बार उड़ा। इसके बाद आपके 14 प्रश्न है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, आपको 40 वर्ड में इसका उत्तर देना है। 4 से 5 लाइन में, ये भी आपके 3 नंबर का रहने वाला है। इसमें आपके पहला है, कैन यू इमेजिन व्हाट कैन हैपन विथ लोमो इन अनदर वे इन द प्ले आफ्टर क्वेल विथ नतालिया, यानी कि यदि लोमो का नतालिया के साथ झगड़ा हो जाता तो क्या होता, आप कैसे कल्पना करके बताइए। द प्रपोजल लेसन है उसे दिया गया। इसमें इफ लोमो एंड नतालिया क्वेल द अदर वे रिजल्ट्स वुड बी अनफेवरेबल, यदि दोनों के बीच लड़ाई हो जाती तो जो रिजल्ट आता वो अनफेवरेबल होता, विपक्षी होता। लोमो एंड नतालिया कुड नॉट मैरी, लोमो और नतालिया की शादी नहीं हो पाती। द लैंड डिस्प्यूट वुड नॉट रिसॉल्व इन ए शॉर्ट टाइम, जो आपके भूमि विवाद था वो भी कम समय में सॉल्व नहीं हो पाता। रेदर इट वुड गो फॉर और लॉन्ग, लेकिन इसके बजाय वो लंबे समय के लिए चलता रहता। जो भूमि विवाद है वो भी समाप्त नहीं होता और लोमो और नतालिया की शादी भी नहीं होती। यह आपके दो है, दोनों में से एक का करना है। दूसरा, हाउ डू नतालिया एंड लोमो ऑब्जर्व कोर्टेसी व्हेन दे मीट फर्स्ट टाइम इन द ड्राइंग रूम, जब वह प्रथम बार ड्राइंग रूम में मिले तो उनके बीच में क्या कोर्टेसी थी। फर्स्ट दे एक्सचेंज ग्रीटिंग बाय सेइंग हाउ डू यू डू, प्रथम बार है उन्होंने कहा कि हाउ डू यू डू। सेकंड दे एड्रेस विथ नाम्स रेस्पेक्टली एंड लविंगली, उन्होंने एक दूसरे को नाम के साथ आदर पूर्वक और प्रेम पूर्वक संबोधित किया। थर्ड दे टॉक अबाउट वेदर, उन्होंने मौसम के बारे में बातचीत की। चौथा पॉइंट है, नतालिया फील्ड सॉरी फॉर ड्रेस एंड डिले, नतालिया ने अपनी पोशाक और देरी के लिए सॉरी मांगी। शी ऑफर्स फॉर लंच एंड स्मोकिंग, उसने वो लंच और स्मोकिंग का ऑफर भी किया। ये आपके जब दोनों के बीच कोर्टेसी यानी क्या बातचीत हुई ये आपको बताना है, दोनों में से कोई एक करना है। उसके बाद आपके 15 प्रश्न है, इसमें आपके पोएम में से स्टैंजा दिया होगा और आपको स्टैंजा से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 स्टैंजा दिए होंगे, एक कहता हूं मैं, एक और प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का होगा। इस प्रकार एक स्टैंजा है वो 4 नंबर का रहने वाला है।
इसमें आपके पहला है द वे ए करो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ सन ऑफ फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ये आपके जो डस्ट ऑफ सन ऑफ लेसन है उसे लिया गया। इसमें व्हाट डज हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट है, यहाँ पर जो हेमलॉक का पेड़ है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सोरो एंड सैडनेस। यहाँ पर जो हेमलॉक का पेड़ है वो दुख और चिंता का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें दूसरा है राइट द राइम स्कीम एंड द राइमिंग वर्ड्स, यानी कि जो राइम स्कीम है तुकबंदी उसके बारे में बताना है। तुकबंदी के इसमें कौन कौन से वर्ड आए हुए हैं? इसमें आपके फर्स्ट एंड थर्ड लाइन राइम करो एंड सनो, प्रथम और तृतीय लाइन में है वो तुकबंदी है करो एंड सनो कोवा और सनो बर्फ। इसमें आपके करो एंड सनो लास्ट में ओ डब्ल्यू आ रहा है। एंड द सेकंड एंड फोर्थ लाइन राइम मी एंड ट्री दस द राइम स्कीम इज ए बी। यहाँ जो आपके राइम स्कीम है ये ए बी, ये आपके जो इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित है। ये आपके परीक्षा में पूछा भी जा सकता है, लेकिन ये आपके हाई लेवल का होने के कारण आपके ऐसा नहीं पूछा जाएगा। लेकिन इसमें आपके ये जो ऊपर वाला प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। ये आपके ये भी पूछा जा सकता है करो है वो किस पर बैठा हुआ था, जो कोवा है वो किस पर बैठा हुआ था? वो हेमलॉक के ट्री पर बैठा हुआ था। और इसके अथवा में आपके दूसरे स्टैंड है वो आपके द ड्रैगन द कस्टर्ड उस पोइम से लिए गए। बेलेंडा इज ए ब्रेव एज ए bell full of beers and ink and billing chase lions down the stairs. Mustard is a brave as a tiger in a race but कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइस शेप केज। जो आपके कस्टर्ड था वो हमेशा एक सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता या चिल्लाता रहता था। इसमें व्हाट डज द पोएट से अबाउट बेलिंडा एंड हर फ्रेंड्स ब्रेवरी, इसमें जो कि कवि या कवियत्री क्या बताता है कि बेलिंडा और उसका परिवार किस प्रकार बहादुर था। इसमें द पोएट सेज द बेलिंडा इज ए वेलरस एज ए बेल full of beers, ink and blink are brave enough to chase lion down the stairs. Mustard is brave as an angry tiger। जो मस्टर्ड था वो एक जिस प्रकार गुस्सेला टाइगर होता है उसके हिसाब से बहादुर था। और जो इंक और ब्लिंक है वो बहादुर थे कि जो शेर है उसको सीढ़ियों से नीचे उतरने से पहले ही पकड़ लेते थे। इसका दूसरा है आपके व्हाई डज द पोएट राइट अबाउट द ब्रेवरी ऑफ बेलिंडा एंड हर फ्रेंड्स। जो पोएट है वो बेलिंडा और उसके मित्रों के बारे में बहादुरी के बारे में क्यों लिखता है? द पोएट राइट्स अबाउट द ब्रेवरी ऑफ बेलिंडा एंड हर फ्रेंड्स बिकॉज ही वांट्स टू टेल अस वन शुड बी अवेयर ऑफ फेयर वेदर एंड फॉल्स फ्रेंड्स, कि किस प्रकार एक बहादुर लोग होते हैं वो अच्छे मित्र होते हैं। द ब्रेव नेवर टेक अबाउट देयर ब्रेवरी, जो बहादुर होता है वो कभी भी अपनी बहादुरी के बारे में बात नहीं करते हैं। लेकिन जो आपके बेलिंडा के अन्य मित्र है वो कस्टर्ड को छोड़कर है वो हमेशा डिंगे हाँकते रहते हैं, हमेशा बहादुरी की बात करते रहते हैं। इसका आपके मूल भाव ये है कि जो जिसमें योग्यता होती है वो कभी भी अपनी योग्यता का बखान नहीं करता। जो आपके थोथा चना होता है वो हमेशा ज्यादा बचता है। उसके बाद 16 प्रश्न है आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड्स। इसमें आपको 20 वर्ड में उत्तर लिखना है, 1 से 2 लाइन में, और इन तीनों में से किसी दो का उत्तर है वो लिखना है। और प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का होगा। इसमें पहला है हाउ डज ए टाइगर लुक इन ए केज इन द जू। चिड़ियाघर में एक टाइगर है वो किस प्रकार लगता है? चिड़ियाघर के पिंजरे में वो एक टाइगर किस प्रकार लगता है? टाइगर लुक्स रेस्टलेस फ्रस्ट्रेटेड अनईजी एंड ए साइलेंट एंगर इन हिज केज। एक टाइगर है वो हमेशा रेस्टलेस यानी सुस्त लगता है या अनईजी एंड साइलेंट एंगर यानी कि वो शांत पूर्वक रूप से गुस्सेला लगता है। इट कैन बी नोटिस थ्रू हिज बिहेवियर, ये उसके व्यवहार से नोटिस किया जा सकता है। एंड बाई हिज रेस्टलेस मूवमेंट इन द जू, वो इसके बिना थके जो आपके जू में मूवमेंट या हलचल होती रहती है उससे अनुभव किया जा सकता है कि वह हमेशा रेस्टलेस अनुभव करता है, उसको अच्छा अनुभव नहीं होता है। दूसरा व्हाट डज द पॉइंट वांट टू सजेस्ट द बॉय आफ्टर हिज लॉस। जो पॉइंट है वो लड़के को उसकी खो जाने के बाद या हानि हो जाने के बाद क्या सुझाव देता है? द बॉल पोएम यानी कि लड़के की बॉल खो जाने के बाद पोएट है उसको क्या सुझाव देता है? द पोएट वांट्स टू सजेस्ट टू द बॉय दैट ही शुड नॉट फेल। जो आपके पोएट है उसको सजेस्ट यानी सुझाव देता है कि वह बुरा नहीं अनुभव करे। ही वांट्स हिम टू अंडरस्टैंड दैट वन शुड स्टे स्ट्रांग आफ्टर एक्सपीरियंसिंग द लॉस। उसने बताया कि हम किसी भी चीज को ज्यादा समय तक पकड़ कर रखते हैं तो उसको खोने के बाद हमें वो बहुत दर्द होता है या बहुत हानि का अनुभव होता है। इस प्रकार उसने बताया कि वह अब हानि का महसूस नहीं करे। और तीसरा हाउ डज द डॉग फॉग इफेक्ट द सिटी एंड इट्स पीपल। जो आपके फॉग यानी धुंध है वो किस प्रकार सिटी और इसके लोगों पर प्रभाव डालती है? फॉग इफेक्ट द लाइफ ऑफ सिटी पीपल। फॉग है वो शहरी लोगों के जीवन पर प्रभाव डालती है। इट डिस्टर्ब एंड डिस्टर्ब देयर शेड्यूल, ये उनके शेड्यूल को डिस्टर्ब करती है। फॉग कवर्स द हार्बर एंड द सिटी एंड दे डिसिपेट। फॉग है वो उसके हार्बर को कवर कर लेती है और लोगों को है वो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। डिसिपेयर यानी अप्रकट या गायब होना, लोगों को दिखाई नहीं देता है। और फॉग है वो कुछ समय के बाद लोगों को डिस्टर्ब करने के बाद गायब हो जाती है। इस प्रकार आपको इन तीनों में से किसी दो का उत्तर है वो लिखना है। इसमें आपके 17 प्रश्न है आंसर एनी आउट ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। आपको 80 शब्दों में उत्तर देना 7 से 8 लाइन में। ये भी आपके 4 नंबर का रहने वाला, 2 में से किसी एक का लिखना है। इसमें पहला है हाउ डिड मिस्टर एरियट ट्रीट ट्रिकी, यानी कि मिस्टर एरियट ने वो ट्रिकी का उपचार किस प्रकार किया? टाइप ऑफ सर्जरी लेसन से लिया गया। दूसरा हु वाज ग्रिफन एंड व्हाट ही डू इन द स्टोरी। दूसरा ग्रिफन कौन था और वो स्टोरी में क्या कर रहा था। इसमें पहला है इन
In spite of Mr. Pumphrey willing, Mr. Harriet took Tricky with him in his car to his hospital. यानी कि मिस्टर पेम्फेयर की इच्छा के विरुद्ध मिस्टर हेरियट है वो ट्रिकी को अपनी कार में हॉस्पिटल ले गए, बिकॉज ट्रिकी वाज इल, क्योंकि जो ट्रिकी है वो बीमार था, एंड दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम, ये एकमात्र तरीका था उस ट्रिकी को बचाने का। ट्रिकी वाज गैस्पिंग, ट्रिकी है वो गैस्पिंग कर रहा था। ट्रिकी रिमेन मोशनलेस ऑन द कारपेट, ट्रिकी है वो कारपेट पर गतिहीन रूप से पड़ा हुआ था। ही वाज नॉट गिवन एनीथिंग टू ईट फॉर 2 days, उसको 2 दिनों के लिए कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया गया। ही वाज गिवन प्लेंटी ऑफ वाटर, उसको है वो बहुत अधिक पानी दिया गया। ऑन द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, लेकिन दूसरे दिन है वो उसने कुछ अपने आसपास के वातावरण में आनंद लेना प्रारंभ कर दिया। इन दिस वे देयर वाज ए ग्रेजुअल रिकवरी इन ट्रिकीज हेल्थ, इस प्रकार है उस ट्रिकी की हेल्थ में एक नई खोज है वो की गई। इसके बाद आपके दूसरा है कि ग्रिफिन कौन था और वो स्टोरी में क्या कहता है। ग्रिफिन वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट एंड द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, जो आपके ग्रिफिन है वो एक अद्भुत साइंटिस्ट था और वो इस कहानी का मुख्य पात्र था। ही डिस्कवर्ड रेयर ड्रग्स दैट कुड मेक ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, उसने वो ऐसी ड्रग्स का इस्तेमाल किया, ऐसी ड्रग्स की खोज की जो मानव को है वो अदृश्य कर सकती थी। ही स्टोल थिंग्स फ्रॉम द थियोरेटिकल कंपनी शॉप, उसने है वो थियोरेटिकल कंपनी शॉप से कुछ वस्तुओं को चुराया। ही अटैक्ड द शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर के ऊपर आक्रमण किया। एंड रोब्ड हिम ऑफ हिज मनी, और उसके ऊपर अपने पैसों का रोब जमाया। ही स्टोल मनी फ्रॉम द डेस्क ऑफ द कलर मैन के स्टोल की डेस्क से पैसे भी चुरा लिए। इन वाइल बीइंग इनविजिबल ही अटैक्स मिस्टर हॉलो एंड मिस्टर जेपर, इनके बीच से उसने मिस्टर हॉलो और मिस्टर जेपर पर भी आक्रमण किया। द कांस्टेबल, जो आपके मिस्टर जेपर है वो कांस्टेबल थे। इन हिज एंगर ही सेट फायर टू द हाउस ऑफ हिज लैंडलॉर्ड, उसने उसके मकान मालिक के घर में आग भी लगा दी। ही एंजॉयड कोल्ड मीट कॉफी स्वीट्स एंड वाइन इन लंदन स्टोर, उसने लंदन स्टोर में वो कोल्ड मीट, कोल्ड कॉफी और स्वीट्स और वाइन का भी आनंद लिया। इस प्रकार जो ग्रिफिन है वो एक साइंटिस्ट था और उसने कहानी में वो एक स्वयं को अदृश्य बनाने की खोज की थी। उसके बाद 18 प्रश्न है, आंसर एनी टू आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड्स इज, आपको प्रत्येक प्रश्न 20 वर्ड में उत्तर देना है। इन तीनों में से किसी दो का आपको ये एनी के बाद में जो लिखा है इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। यहाँ पे 2 लिखा है 2 का ही उत्तर देना है, 1 लिखा 1 है तो 1 का ही देना है। इसमें ये आपके प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का रहने वाला है। हाउ डज अनिल थिंक अबाउट द थिप, अनिल है वो चोर के बारे में क्या सोचता था। और दूसरा व्हाट वाज द 20th सेंचुरी ओपन कार्ड, जो 20वीं शताब्दी उसको क्या कहा जा सकता है। और तीसरे व्हाट वर्क ऑफ 22-year-old स्काउट एक्साइटेड द वर्ल्ड ऑफ साइंस, यानी कि किस प्रकार आपके 22 वर्ष का है वो उत्सुक हुआ यहाँ साइंस के युग में। इसमें आपके अनिल वाला है, अनिल डज नॉट हैंड ओवर द थिप टू पुलिस, ही वांट्स टू गिव हिम ए चांस टू रिफॉर्म हिमसेल्फ एंड लिव स्टेन, अनिल है वो चोर को पुलिस को नहीं सौंपना चाहता था। हैंड ओवर यानी कि सौंपना, पुलिस को सौंपना नहीं चाहता था, वह उसे एक चांस यानी अवसर देना चाहता था खुद को देखने का और चोरी है वो छोड़ने का। अनिल है वो जो चोर है उसको खुद को सुधारने का एक अवसर देना चाहता था, वह पुलिस को सौंपना नहीं चाहता था। इसका दूसरा है व्हाट वाज द 20th सेंचुरी ओपन कार्ड, जो 20वीं शताब्दी वो क्या कही जा सकती है। द 20th सेंचुरी वाज ओपन कार्ड द एरा ऑफ द बुक्स, जो 20th सेंचुरी है उसको पुस्तकों का युग कहा जा सकता है। यह आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। बिकॉज इन दोज डेज देयर वर बुक्स फ्रॉम एंटिएटस टू जुलूस ऑन वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड ऑन डिफरेंट पीरियड्स, यानी कि उस समय वो विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का संकलन हुआ जो विभिन्न विषयों और विभिन्न प्रकार के समय क्रमों से संबंधित है। इस प्रकार 20वीं शताब्दी को पुस्तकों का युग कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है द यूथ ऑफ 20 ईयर वर्कड ऑन हाउ सेल्स वर्क दैट एक्साइटेड द साइंस वर्ल्ड, जो आपके 22 वर्ष का था उसने बताया कि किस प्रकार है वो कोशिकाएं कार्य करती है, साइंस के वर्ल्ड को उत्सुक किया, जो साइंस का विज्ञान का युग है उसको, जो विज्ञान का विश्व है उसको उत्सुक किया। उसके बाद आपके 1900 प्रश्न है वो एमसीक्यू प्रश्न सम्मिलित होंगे, इसमें आपके 4 प्रश्न दिए होंगे, ये पाठ्य पुस्तक सम्मिलित होंगे और इसमें आपके एबीसीडी से सम्मिलित होंगे। पहला है व्हाट वाज द सीन एट द सर्जरी, जो सर्जरी है उसमें क्या सीन है। द हाउस होल्ड डॉग्स वर बीइंग ऑपरेटेड एट लार्ज, द हाउस होल्ड डॉग्स सर्जड अराउंड मिस्टर हेरियट, द हाउस होल्ड डॉग्स वर गिवन मेडिसिन्स, देयर वाज नो डॉग सीन, यानी कि इसमें क्या सीन दिया गया। इसमें सीन दिया गया द हाउस होल्ड डॉग सर्च राउंड मिस्टर हेरियट, यानी कि मिस्टर हेरियट के आसपास का जो सीन दिया गया है कि किस प्रकार जो घरेलू कुत्ता था उसका उपचार किया गया। उसके बाद दूसरा है वर वाज द रूम ऑफ ओजेबल, ओजेबल का रूम कहाँ पर था। ऑन द 6th and top फ्लोर,
जो छठे और ऊपरी फ्लोर पर है वो जो बल का रूम था, इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। आगे तीसरा है, व्हाट डिड द कलरगी मैन हियर इन द अर्ली मॉर्निंग। कलरगी मैन ने वो सुबह सुबह क्या सुना, चिंक ऑफ मनी यानी कि पैसों की खनखनाहट की आवाज सुनी, इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। चौथा है, व्हाट इज ए सैंडविच अकॉर्डिंग टू द थिंक टैंक। थिंक टैंक के अनुसार एक सैंडविच क्या है, इसमें आपके होगा ए बुक, एक सैंडविच है एक बुक है, इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। इस प्रकार आपके वो परीक्षा में 19 प्रश्न पूछे जाएंगे और यह आपके दूसरा मॉडल पेपर था। आपको इसी चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के सभी विषयों के मॉडल पेपर हल कराए जाते हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी शेयर करें ताकि उनको भी इन मॉडल पेपर का फायदा मिल सके। और आप इस चैनल पे वो टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके प्रत्येक सब्जेक्ट के मॉडल पेपर प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद, जय हिंद, जय